है ना। हर एक गेस्ट की अपनी खासियत होती है। अब जितने भी गेस्ट आते हैं ना, मेरे दिमाग में मन में एक संशय होता है कि वो जो किस्सा सुनाएंगे, क्या उनके पास कहानियाँ इतनी हैं कि एक पॉडकास्ट पूर्ण हो सके। लेकिन यहाँ बात हो रही है किस्सों के समंदर की। आपका चैनल जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऑडियो में सबसे पुराने चैनल्स में से एक है। बिल्कुल। हाँ, तकरीबन 5-6 साल पहले से मैं देख रहा हूँ कि आपका स्टार्ट होता है, जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन जैसे कि हमारी जो ऑडियंस है उसके बस एक होता है कि भाई आप बातें जितनी मर्जी कर लेना, लेकिन जो स्टार्ट है वो किससे से होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि भाई अब आप आए हैं तो एक अच्छा एडिशन दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सुनील। और हमेशा की तरह आप लोगों को और ऑडियंस को आज कुछ मज़ेदार हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस को ये स्टोरीज पसंद आएंगी। तो वैसे तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्टोरीज मतलब ऐसे मैंने सेलेक्ट नहीं करी है, लेकिन मैं कुछ स्टोरीज आपको बताता हूँ। ये पहली स्टोरी है ना, ये मुंबई से मुझे एक मेरे व्यूवर ने भेजी थी। एक्चुअली मैं जितनी भी स्टोरी सुनाता हूँ ये मेरे व्यूवर्स की भेजी गई होती है। मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उनके साथ में रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, वो मुझे अपनी स्टोरीज भेजते हैं। तो ऐसा एक इंसिडेंट मुझे एक मेरी फीमेल व्यूवर है मुंबई से, उन्होंने भेजा था। तो मुंबई में एक जगह है वडाला नाम की कोई जगह है जहाँ पे ये रहा करती थी। हाँ, शूट आउट वडाला वो फिल्म, लेकिन एक्चुअली में ये इंसिडेंट वडाला में नहीं हुआ था। ये रहती वडाला में थी, लेकिन इनकी एक मौसी है जो कि वहाँ पर रे रोड नाम की एक जगह है मुंबई में, तो वहाँ पे रहा करती थी। तो एक दिन ये अपनी मौसी के यहाँ पर गई हुई थी, और इनकी मौसी के घर पे इनकी कज़न भी थी और कुछ फ्रेंड, एक दो इनकी फ्रेंड्स भी थी। तो ये सब अपनी मौसी के घर में घूमने गई थी वडाला में, उसमें रे रोड पर। अब ये जो रे रोड जगह है ना, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस दरगाह पड़ती है, उसको बोलते हैं मीरा दातर दरगाह। भूत प्रेत उतारना, ये सब चीज़ें, भूत प्रेत जादू टोना, इन सब चीज़ों के इलाज के लिए लोग इस दरगाह पे जाते हैं। बहुत ही फेमस दरगाह है, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और मानी हुई दरगाह है। यहाँ पे इलाज होता है लोगों का पक्के तौर पे। तो हालांकि इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भूत प्रेत की, लेकिन जस्ट एक कई बार जैसे विजिट करने के लिए चले जाते हैं, माथा टेकने के लिए चले जाते हैं दरगाह पे। तो ये भी अपने एक दो फ्रेंड्स और कजन्स के साथ में उस दरगाह पे गई हुई थी माथा टेकने के लिए। अब हुआ क्या कि जब ये लोग वहाँ पे गए ना, तो इस लड़की की एक फ्रेंड भी थी इसके साथ में, जो कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, भूत प्रेत को। तो जब ये वहाँ पे भीड़ में बैठे हुए थे ना नीचे फर्श पे, तो सामने एक लड़की थी जिसको कि कुछ पैरानॉर्मल दिक्कत थी। वो उसके घर वाले उसको इलाज के लिए लेकर आए थे, और वो लड़की झूम रही थी, ये सब हरकतें कर रही थी। तो इसकी जो फ्रेंड थी ना, वो बार बार उस लड़की को देखे जा रही थी, वो जो झूम रही थी, और मतलब जिसको कि पैरानॉर्मल प्रॉब्लम थी लड़की को। और वो लड़की भी बार बार पलट पलट के इसकी तरफ देखे जा रही थी गुस्से से। बस इतना इंटरेक्शन इनका चल रहा था, मुंह से कुछ नहीं बोला और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर थोड़ी देर ये वहाँ पे लोग बैठे, और फिर वहाँ से चले गए माथा वाथा टेक के। फिर इधर उधर इन्होंने थोड़ा बहुत घूमा फिरा, खाया पिया, मस्ती वस्ती की, और शाम को फिर वापस से अपनी मौसी के घर चले गए। अब हुआ क्या कि जब ये लोग घर पहुँचे ना, तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन घर पहुँचने के बाद वो लड़की जो कि मानती नहीं थी इन सब चीज़ों को, और जो उस लड़की को बार बार देख रही थी, उस लड़की ने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। मतलब चीखना, चिल्लाना, गालियां देना, और सबको जो है मारने काटने को दौड़ना, इस तरीके की उसने हरकतें शुरू कर दी। तो नेचुरल सी बात है कि घर वाले भी देखते ही समझ गए, आस पड़ोस के लोग भी देखते समझ गए कि भाई इसके ऊपर तो कोई ऊपरी परेशानी आ गई है। तो सबसे पहले ख्याल घर वालों का ये आया कि आज लोग ये दिन में गए थे तो गए कहाँ। तो इसकी उस फ्रेंड की मम्मी इस लड़की की मौसी के घर पे आई, जहाँ पे भी ये भी थी लड़की। तो उन्होंने इससे पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ गए थे आज दिन में। तो उन्होंने बताया कि हम तो दरगाह गए थे, मीरा दातर दरगाह गए थे, माथा टेकने के लिए गए थे, और हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं वहाँ पे। तो अब उनका जो शक था वो पक्का हो गया कि 100% कुछ ना कुछ ऊपरी दिक्कत इसके लड़की के साथ में हो गई है। लेकिन एक तो रात का टाइम था, 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम था रात का, तो कुछ कर भी नहीं सकते थे ज़्यादा कुछ। तो होता क्या, जो मुस्लिम लोकेलिटीज़ होती हैं यहाँ पे मस्जिद तो होती हैं, तो और हर एक मस्जिद में मौलाना वगैरह भी होते हैं। तो इनके उस एरिया में भी एक मौलाना रहा करते थे, इनकी मस्जिद के मौलाना जो कि थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों को जानते थे। तो ये उस लड़की को उन मौलाना के पास लेकर गए। तो मौलाना के पास लेकर गए तो मौलाना ने अपना छोटा मोटा कुछ क्रिया वगैरह जितनी भी उनको आता था उस लड़की के ऊपर करा, जो भी पढ़ते हैं वो सब पढ़े उससे। तो उस लड़की के अंदर जो आत्मा आ रखी थी ना, उस आत्मा ने फिर
मतलब उसकी हाजिरी करवाई, हाजिरी बोलते हैं इसको। तो वो हाजिरी हुई उस लड़की के ऊपर, और उस लड़की ने बताया, वो एक लड़की की आत्मा थी इसके ऊपर जो आ रखी थी, और उसने बताया लड़की ने कि किसी टाइम पे मैं इसी मोहल्ले में ही रहा करती थी, और मेरी नई नई शादी हुई थी। तो शादी के बाद मेरा जो पति था, मेरा जो शौहर था, वो तो मुझे बहुत अच्छे से रखता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी सास और मेरी ननद मुझसे बहुत जलते थे। तो एक दिन जो है मेरा शौहर किसी काम से नागपुर गया हुआ था, और मैं शाम के टाइम पे किचन में काम कर रही थी। तो मेरी ननद और सास ने क्या किया, मुझे किचन के अंदर बंद करके मेरे को तेल वेल डाल के मेरे को जला दिया, और घर के बाहर ताला लगा के चले गए। तो मेरी जान बच नहीं पाई, और तब से मैं उसी घर में भटक रही थी। और आज दिन में ये लड़की वहाँ पे आई थी दरगाह के अंदर, तब मैं उस दूसरी लड़की के अंदर थी, लेकिन ये बार बार मेरी तरफ देख के मुंह बना रही थी, और मेरे पे हंस रही थी, चिढ़ा रही थी, और मनी मन मेरे को गालियां दे रही थी। तो इस वजह से मेरे को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, और अब मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, अब मैं इसकी जान लेके ही रहूंगी। तो मौलाना ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसके ऊपर ये समस्या हो रखी है। ये तो सबके सामने ही हो रहा था जो भी हो रहा था, लेकिन मौलाना ने ये भी बोला कि भाई इसके साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी आत्मा है, और ऐसा बताते हैं कि जितनी आत्मा पुरानी होती रहती है उसकी शक्ति भी उतनी बढ़ती रहती है। और वो मौलाना भी इन चीज़ों में कोई स्पेशलाइज्ड नहीं थे, उनका ये काम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप उसी दरगाह पे जाओ जहाँ पे आप मीरा दातर दरगाह पे आप जाओ, वहीं पर ही इसका इलाज हो सकता है। तो अगले दिन फिर ये सुबह सुबह इस लड़की को वहीं लेकर गए, और जब ये लेकर जा रहे थे तो हमेशा की तरह, मतलब इस केसेस में 100% ऐसा होता है कि अगर पता चल जाए जिसके ऊपर ये चीज़ है कि भाई मेरे को निकालने के लिए लेके जा रहे हैं, इलाज करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो रेजिस्ट करता है। तो वो लड़की भी मना कर रही कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरीके से। लेकिन वो किसी तरह उसको लेकर गए वहाँ पे, और तब जाके फिर मीरा दातर में तो निकल ही जाता है 99%, तो वहाँ पे इलाज, पक्का इलाज हो ही जाता है। तो फिर वहाँ पे कई घंटों तक इसका इलाज हुआ, और तब जाके फाइनल ये लड़की नॉर्मल हुई। और उसके बाद उन्होंने कुछ इसको तावीज़ वगैरह वो दिया, तावीज़ दिया, पता नहीं हाथ में पहनने का दिया था, गले में पहनने दिया था, नॉट श्योर, लेकिन कुछ इसको दिया था पहनने के लिए, जिससे कि वो आत्मा वापस दोबारा ना आए इसके ऊपर। तो तब जाके जो है इस लड़की का इलाज हुआ। तो बेसिकली इस स्टोरी से मुझे तो यही समझ में आता है कि आप चाहे इन चीज़ों को मानो या ना मानो, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाले के भूत के ऊपर भूत हो या ना हो, लेकिन अगर भूत हुआ और आपने उस तरह की उसका अपनी हरकतों से किसी तरह से गुस्सा दिला दिया, तो फिर वो चीज़ नाराज़ हो सकती है और भारी भी पड़ सकती है। तो ये थी ये पूरी स्टोरी सुनील जी। इससे तो मतलब ये भी होना था, अपने काम से काम रखो भाई, अपने काम से काम रखो। और मेरी ओपिनियन में तो पता है क्या सुनील जी, ये जो इस तरीके की जो जगहें होती है ना, जैसे दरगाह है जहाँ पे कि भूत प्रेत उतारे जाते हैं, या हमारा ये मंदिर ही है राजस्थान में जो है बालाजी का मंदिर, जो जहाँ पे भूत प्रेतों का इलाज होता है, तो इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप चले जाओ बेशक, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ चल रही हो, माथा टेकने के लिए और बतेरी जगह है, आप कहीं भी जाओ, लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में ये सब चीज़ें घूम तो रही होती हैं ऐसी जगहों के आसपास, तो क्या पता कब कहाँ आपका दिन बुरा हो, कौन सी चीज़ कहाँ पकड़ ले, तो कुछ पता नहीं चलता। तो मेरी ओपिनियन में तो इन जगहों को अवॉइड ही करना चाहिए। और साथ के साथ ही क्या होता है कि एक जैसा आप बात करें ना, अवॉइड करना चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट पे गया था, काफ़ी बड़े पॉडकास्ट, हालांकि मैंने अपने हिसाब से आंसर दिया, लेकिन जैसा कि मैंने फिर कहा कि आपका जो एक्सपीरियंस ही है वो इतना है कि हो सकता है कि जो मैंने आंसर दिया उससे मैं खुद उतना सेटिस्फाइड ना हूँ। तो चलो भाई, अब अक्षय भाई को तो आप जानते हैं, अक्षय भाई ने पूछा था कि भाई अगर कोई इंसान वैसे घूम रहा है, चल रहा है, कहीं से जा रहा है, तो कोई उस पर खुद ही आत्मा आ जाए, कुछ चीज आ जाए, तो इसमें उस इंसान का क्या कसूर है। मैंने उसका ये आंसर दिया था कि भाई कई बार ओरा वीक होता है, और जरूरी नहीं है कि जो वो इंसान बात कर रहा है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, वो तो उसका वर्जन है, ताड़ी जो है काफी नहीं बसती। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ तो होता ही है कि बाथरूम कर दिया। जैसे आपने कहा कि अगर वो लड़की खुद की बात करे तो वो तो कहेगी कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो चिढ़ा रही थी, मन ही मन में गालियां भी निकाल रही थी। अभी आपने इतनी स्टोरीज को कवर किया होगा, और बहुत से जो लोग हैं आपको कांटेक्ट भी करते हैं, आपकी वॉइस पे भी बात होती होगी, चैट भी होती होगी। शुरू में आपको कुछ अलग महसूस हुआ जब आपने हॉरर की अपनी जर्नी शुरू की कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे लगता है कि पैरानॉर्मल है?
देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। एक तो शुरू में ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। पता है, देखो मेरा मानना क्या है सुनील, ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल हम इस घर में बैठे हुए हैं, हम इस रूम में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई बाहर से भूत चल के आ जाएगा यहाँ पे। सही बात है। ऐसा नहीं होता। कुछ एक पर्टिकुलर जगह होती है जो कि हॉन्टेड होती हैं, वहाँ पे कोई चीज़ बंद चुकी होती है, भटक रही होती है, वो अलग बात है। या कोई ऐसी रोड होती है, ऐसा कोई स्पॉट होता है जहाँ पे कभी कोई किसी ज़माने में कोई एक्सीडेंट हुआ हो और वहाँ पे कोई मौत हुई हो, तो हो सकता है वहाँ पे बंद गई हो। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक रैंडमली किसी भी घर में घुस रही है कोई चीज़। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन उससे पहले, बताने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने ना अपने चैनल पे हज़ारों रियल हॉरर स्टोरीज डाली हुई हैं। रात के टाइम पे नरेट करते हैं स्टोरीज को, क्योंकि दिन में तो शाम के टाइम पे तो शोर बहुत आता है बाहर से, तो दिन में शाम के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। रात में 12, 1, 2 बजे तक स्टोरीज रिकॉर्ड करी जाती है। तो कभी कभार लगता है डर, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल डर होता है। वो मुझे लगता है कि उस डर का एग्जिस्टेंस नहीं होता है कुछ। लेकिन मैंने अपने चैनल पे कुछ सर्च एंड रेस्क्यू की स्टोरीज डाली थी, और वो ट्रेडिशनल भूत प्रेत की स्टोरीज नहीं होती। लेकिन जब मैं उन स्टोरीज को नरेट कर रहा होता था ना, तो मेरे गूज बम्प्स होते थे। अब हो सकता है कि मैं उन स्टोरीज में इतना खो जाता था, इस वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे ट्रेडिशनल भूत प्रेतों की स्टोरीज नहीं है, और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा कि वो स्टोरीज किस टाइप की स्टोरीज हैं। वो तो जो अगर कोई सुनेगा तो ही वो समझ पाएगा। खैर, मैं भी आपको कुछ दिन पहले की स्टोरी बताता हूँ, मतलब एक इंसिडेंट बताता हूँ छोटा सा। अभी ज़्यादा कुछ, मतलब 25 या 30 दिन पहले की बात है। गुड़गांव में हमारे किसी एक रिलेटिव की शादी थी, मतलब हमारे एक रिलेटिव हैं। तो अगले दिन मेरा ऑफिस था, तो हमें रात में ही आना था वहाँ से। तो होता क्या ना, शादी वादी में जाते हैं तो चलते टाइम वो मिठाइयाँ बांध देते हैं। तो 11:30, 11:30 बजे के करीब जब हम वहाँ से निकले ना, तो उन्होंने काफ़ी सारी मिठाइयाँ बांध दी हमारे। वो बांधते ही हैं, नेचुरल शादी ब्याह में होता ही है। लेकिन उन्होंने ये बोला हमें मतलब मेरे को चलते समय कि मैं बिल्डिंग में रहता हूँ ना, 9th फ्लोर पे मेरा घर। तो उन्होंने बोला कि जब आप उतरो ना गाड़ी से घर में जाने के लिए, तो एक लड्डू निकाल के फेंक देना। हालांकि उनका लॉजिक ये रहा होगा कि भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मिठाइयों के ऊपर आती हैं, तो वो लड्डू आप फेंक दोगे तो वहीं की वहीं छूट जाएगी। सही। उनका लॉजिक ये था, मैं समझ रहा था उस लॉजिक को। हालांकि उनको पता नहीं था कि मैं यूट्यूब वगैरह के वीडियो भी बनाता हूँ, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर मैंने गाड़ी से उतरा, रात में मेरे ख्याल से 12:30, पौने 1 का टाइम हो गया था पहुँचते पहुँचते मुझे फरीदाबाद। तो गाड़ी से उतरा और हमने वो निकाले थैले वाले मिठाइयों के, और उनमें से एक लड्डू मैंने निकाल के फेंक दिया नीचे, लिफ्ट में घुसने से पहले ही, बाहर टावर के बाहर। अब मैं आपको बताऊं सुनील जी, मैं आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उस रात घर पे थके तो हुए ही थे बहुत ज़्यादा, तो घर पे जाते ही मेरे को नींद भी आ गई थी। लेकिन उस रात, पूरी रात मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है सोते समय। पूरी रात ये, मतलब 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ उस टाइम पे। पता नहीं, मुझे ऐसा ज़िंदगी में कभी फील नहीं हुआ था जैसा मुझे उस रात को फील हुआ। पूरी रात मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई है, कोई पीछे है, कोई आगे खड़ा हुआ है और मुझे लगातार देखे जा रहा है। हालांकि मैं आंख मेरी हर 20 मिनट में, आधे घंटे में खुल रही थी, और मैं देख रहा था अपने आसपास, कोई भी नहीं था। लेकिन इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी ना वो, कि मेरे साथ में कोई है। और ये सिर्फ उसी रात हुआ, उसके बाद फिर ये कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ उस रात ऐसा हुआ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। लड्डू तो मैंने फेंक ही दिया था बाहर, तो हो सकता है उस जो भी चीज़ थी उसको शायद ये लगा होगा कि इनके पास और सारी मिठाई हैं, तो भी वो शायद आ गई होगी, चल और चाहिए होगा। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका रीज़न क्या था। मैंने बहुत इस बारे में सोचा और समझने की कोशिश करी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो चीज़ क्यों मेरे पीछे आई थी। हालांकि 100% आई थी, और ये मेरी फैमिली में और किसी को फील नहीं हुआ, सिर्फ मेरे को फील हुआ। हो सकता है इसलिए कि मैं कोने पे ही सोता हूँ अपने बेड पे, या और भी कोई रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन उस रात मुझे इतना डर लगा ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डर फील नहीं किया था जितना उस रात मेरे को डर लगा था। तो कोई बॉडी पर आपको इफेक्ट तो नहीं महसूस? नहीं, उसके पहले बाद में नहीं, कुछ नहीं हुआ, और वो सिर्फ एक रात तक हुआ था। ये ना मेरे साथ भी हुआ। मैं मतलब जैसे एक ना किसी काम से गया था, और बाय द वे मुझे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो मैंने होटल लिया। अब ना मैं थका हुआ हूँ, जैसे आपने कहा ना कि थका हूँ, बिल्कुल फुल थका हुआ था। मैंने ऑलमोस्ट कुछ 10 या 11 घंटे की ड्राइव की थी। अच्छा।
आप सोच सकते हो उसके बाद इंसान का हाल क्या होता है। लेकिन ना उस रूम में सारी रात मैं बस टकटकी लगा के पंखे की तरफ देखता रहा, आंख बंद करूं फिर नहीं यार, मतलब नींद ही नहीं आ रही। एक ना देखो, एक होती है परेशानी कि यार ये काम पूरा नहीं हुआ, अरे भाई वो काम हो जाएगा, कुछ नहीं, बस वैसे ही जैसे कहते हैं कि बेसलेस परेशानी दिमाग में। तो जो लोग सोचते हैं कि ऐसी एंटिटीज नहीं होती, वो किसी भी रूम में कुछ भी करा सकती हैं। बिल्कुल। अब हो सकता है कि ओरा वीक होता तो मैं छत से कूद जाता, ऐसा भी हो सकता है। और ज़्यादा स्ट्रोंग होता तो ये नौबत ही ना आती। ये नहीं कह रहा था कि बड़ा स्ट्रोंग हो रहा मेरा, दोनों चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले सकते हैं। अब ये तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो छोटी मोटी होती है जिसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। आपके थ्रू आउट इस करियर में जब से आपने नरेट करना शुरू किया, हो सकता है कि आपने किसी और पॉडकास्ट पर भी इसके बारे में बात की हो सकता है ना भी की हो, लेकिन कुछ ऐसी घटना जहाँ पर आप एक तो पूरा डरे, मतलब कि यार, मतलब जहाँ पर आपको लगा हो कि यार ऐसा कहीं मेरे साथ ना हो जाए, बचना चाहिए, डरना चाहिए, कुछ ऐसा आपको लगा किसी हिस्से में? होंगे तो बहुत, एक नहीं होगा, लेकिन वन ऑफ देम। सुनील, मैं आपको बताऊं, ये जब चीज़ें होती है ना, ब्लैक मैजिक वगैरह और पैरानॉर्मल कोई इफेक्ट आ रहा होता है बॉडी पे, तो ये सबसे पहले ना आपकी एक तो बॉडी को इफेक्ट करती हैं, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, और उसके बाद आपके सोचने के तरीकों को इफेक्ट करती हैं। ये आपको ना सुसाइडल थॉट्स लेकर आती हैं। बिल्कुल सही। जैसे आप कहीं भी बालकनी में खड़े हो तो एकदम से मन आएगा कूद जाए यहाँ से। आप कभी घर में अकेले हो तो मन करेगा कि पंखे से लटक जा या अपनी नस काट ले। इस तरह की सुसाइडल थॉट्स ये चीज़ें देती हैं। तो लकीली कभी कभी आते थे, लेकिन उन थॉट्स को कभी हावी नहीं होने दिया मैंने अपने ऊपर। और बहुत सी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में एक्चुअली ऐसी, हालांकि उसका मेरे चैनल से कुछ लेना देना है मुझे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत सी चीज़ें हुई हैं। और वो सब चीज़ें इतनी पर्सनल भी है ना सुनील, फैमिली से रिलेटेड है, कि मैं पब्लिक के सामने उनको शेयर भी नहीं करता हूँ कभी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी आइडेंटिटीज होती है जिसको हाइड करके रखना। हाँ, और इतना पर्सनल हुआ है और इस लेवल तक हुआ है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि अभी सिर्फ 2 साल पहले तक ना, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखो, हालांकि मैं ऑडियो स्टोरीज डालता था, लेकिन कुछ मैंने लाइव फेस कैम भी करे हैं अपने चैनल पे। तो 2 साल पहले का आप मेरा वीडियो उठा के देखो ना, मेरा वेट 87 88 तक हुआ करता था, और आज की डेट में मेरा वेट 72 है। तो बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ भी इन चीज़ों में। और जैसे मैंने बताया ना कि ये चीज़ें एक पॉइंट के बाद में आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देती हैं, लेकिन जो चीज़ें नुकसान करती हैं ना, तो नुकसान करने वाली चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपके भले के लिए भी आपके साथ में होती हैं, और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत मेरे को कोशिश करी गई बर्बाद करने की, लेकिन कुछ प्रोटेक्टिव ताकतें भी ऐसी थी मेरे साथ में जिन्होंने कि मेरे को बचाए रखा। और अभी तक भी मैं, मतलब डिक्लाइन में जाने के बाद में, अब मैं थोड़ा सा फिर से उबर रहा हूँ चीज़ों से। तो आपका जो सवाल था उसमें मैं एक्चुअली आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत पर्सनल चीज़ें हैं फैमिली से रिलेटेड। नहीं, आप ना शायद मेरा सवाल सही तरह से नहीं समझ पाए। मैं आपसे कोई ऐसा नहीं कह रहा कि पर्सनल बताइए, किसी व्यूअर का किस्सा जिसको सुनने के बाद, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरे पास एक किस्सा आया था जिसको मैं परेशान नहीं हुआ, लेकिन वो व्यूअर ही मुझे परेशान करता है। वो रात को, मैं चलो जेंडर स्पेसिफिक नहीं बात करूंगा, उसको एक कर्ता के तौर पे बोलते हैं, और 12 साढ़े 12 बजे मुझे व्हाट्सएप पर कॉल आ जाती है। पहले तो मैं उठा लेता था कि नहीं, अब मैं कह रहा हूँ खुद अपने मुंह से कि मुझे स्टोरीज भेजो, मैं अटेंड नहीं करूंगा तो मेरी नालायकी। शुरू में उसने मुझे नॉर्मल बात की कि ऐसी, अब वो धीरे धीरे क्रीपी होता जा रहा है कि मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आपके पास बहुत है, ये दिखा दो, फिर आपको ऐसा कर दूं आपको। तो भाई अगर दिखाना है तो फिर बोलना नहीं है, दिखा, देख लेंगे। तो धीरे धीरे मैंने उसको तब तक एंटरटेन किया जब तक वो ये चीज़ महसूस ना कर ले कि भाई जो तू करने की कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ है नहीं है, ना ही हम डरेंगे। ये तो ऐसे लोगों की बात होगी जो मजे लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था प्रवीण भाई आपसे कि कोई ऐसा किस्सा पर्सनल नहीं,
जो व्यूअर्स ने आपको भेजा हो। अब क्या होता है कि ना हम हो गए यूज टू, आप तो बहुत ज्यादा, अभी तो मैंने तो कुछ ही समय पहले किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी हो कि हो सकता है कि हमारे किस्सों से लोगों के बीच में हल्का फुल्का डर आता हो, लेकिन हमें नहीं लगता, ये हम जानते हैं। जब हम किसी से बात सुन रहे होते हैं या जब हम नरेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं लगता, जैसे कि बस ये हमारे लिए रोजमर्रा की चीज है और है भाई रोज का। लेकिन हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में आपने कोई ऐसा किस्सा सुना हो या रिसेंटली सुना हो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्टार्टिंग में सुना होगा, हो सकता है वो किस्सा इतना भयानक ना हो, आपने नया नया शुरू किया था, लेकिन इन 5-6 सालों के बीच में उस दौर पे जब आप बिल्कुल यूज टू भी हो गए होंगे और जब आपने वो किस्सा सुना होगा, फिर आप दहल गए होगे भाई ये कैसा किस्सा है। ऐसा कोई अगर आपके मन में आ रहा है तो जरूर बताइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल करते हैं। चलो मैं कुछ बातें और बताता हूँ आपको सुनील जी, कि एक्चुअली जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था ना अपना, तो उस टाइम पे मार्केट में इतने थे नहीं हॉरर के चैनल। सही बात है। तो जब मैंने ये वाला स्टोरीज बताना स्टार्ट करा अपने चैनल पे, तो बहुत क्रेज आया था व्यूअर्स में। तो बहुत से लोग मुझे अपने अपने इंसिडेंट्स को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा था, लेकिन मैं कॉल्स नहीं लेता था कभी भी किसी की। मैं व्हाट्सएप मैसेज ही मतलब बोलता था कि आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करो, या स्टोरी भेजनी तो वो भी टाइप करके ही सेंड करो, कॉल्स मैं नहीं लेता था। तो कई साल पहले की बात है, एक तो मेरी वैम्पायर से मुलाकात हुई थी, वो मैंने अक्षय वाले चैनल उस पर बताया था पॉडकास्ट में। क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ना अपने एक क्लोज कम्युनिटी में मेंशन किया था कि प्रवीण भाई आ रहे हैं, तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है बताऊं तो कुछ क्वेश्चन है, उसमें से भी क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, एम्पायर वाला जो था, कोलकाता वाला ना। ठीक, हाँ कोलकाता नहीं, एग्जैक्टली कोलकाता नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल। तो मेरे को ना एक लड़की ने कांटेक्ट किया था, वो मुस्लिम लड़की थी। तो वो मेरे से बोलती थी कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, जो कि मतलब बड़ाई नहीं करूँगा, विच वॉज वेरी नॉर्मल मेरे लिए। बहुत मैसेज आते थे मेरे पास में, तो मेरी उससे नॉर्मल बात होती थी, हल्की फुल्की। मुस्लिम लड़की थी वो, लेकिन फिर उसने पता है एक दिन मेरे को बताया कि मैं ना आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ ना एक आत्मा रहती है जो कि बहुत नाराज़ हो जाती है जब मैं आपसे बात करती हूँ। तो मुझे लगा वैसे ही फेंक रही होगी, मजाक वजाक कर रही होगी, लेकिन फिर थोड़ा सा और बातें बढ़ी तो उसने बताया कि वो जो ना किसी ज़माने में मुगलों की सेना में कोई बड़ा वो हुआ करता था, उनका सेनापति टाइप, और 400-500 साल पहले उसकी डेथ हुई थी, और वो तब से भटक रहा था, और वो अब मेरे साथ में रहता है वो। लेकिन वो मेरे को पसंद करता है, लेकिन वो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं करता, लेकिन वो मेरे को किसी और से बात भी नहीं करने देता। तो अब मैं आपको बताऊं सुनील भाई, हालांकि मेरी उससे इस लेवल पे बात नहीं होती थी, पर्सनल एक रोमांटिक लेवल पे बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं खुद एक मैरिड इंसान हूँ। और तो लेकिन जब भी मेरी बात होती थी ना, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी रात को मेरे को डरावने सपने आ जाते थे, जैसे कि मैं कुछ भी, मतलब मैं कुछ बहुत ही गलत कर रहा हूँ, इस टाइप के मेरे को सपने आते थे। और वो लड़की, मैं उससे ज़्यादा कुछ पूछता था ना, तो भी वो लिमिटेड ही जवाब दिया करती थी उनके, लेकिन वो इस बात पे कंसिस्टेंट रहती थी कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ। लेकिन फिर ऐसे पसंद का क्या अचार डाल रहा है कि भाई मेरी जान पे कुछ बात बनाया या उसके, हाँ, तो वो सब तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं था। तो एक पॉइंट के बाद फिर मैंने उसको ब्लॉक ही मार दिया था फिर। तो पता नहीं आज की डेट में वो कहाँ है, वो भूत भी उसके साथ में है या नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें भी हुई हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन उससे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि जो दूसरी दुनिया है वहाँ पे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ये स्टोरी मेरे को मध्य प्रदेश से मेरे एक व्यूवर ने भेजी थी। तो हालांकि बहुत से शहरी व्यूवर्स को ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि नहीं ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है, लेकिन जो गाँव में रहने वाले हैं वो इस बात को समझेंगे कि वहाँ पर ना एक परिवार था, और उन लोगों का काम था दूध और दही वगैरह का काम हुआ करता था उनका। प्रॉपर डेयरी नहीं थी, गांव में छोटा मोटा काम था उनका, अपना दूध बेचने का और घी भी निकालने का, फिर घी को बेचने का, इसी से उनका घर चलता था। तो उनका एक लड़का था, उसकी शादी हुई थी तब नई नई। तो शादी के बाद उसकी बहू आई, तो बहू भी अपना वही काम करने लगी, दूध का और घी वी का। तो एक दिन क्या हुआ, काम करते करते उनका जो वो कनस्तर था, 10 किलो घी का कनस्तर, वो उस बहू से गिर गया। वो सारा घी उसे मतलब वेस्ट हो गया, ज़मीन पे चला गया। और इस बात से वो बहू इतना डर गई कि उसने सुसाइड कर लिया, मतलब सिर्फ इस बात से। ओके।
हालांकि जैसे मैंने बताया ना, बहुत लोगों को अजीब लगे कि इतनी सी बात पे थोड़ा ना कोई सुसाइड करता, लेकिन बहुएं गाँव में बहुत डरती हैं। होते हैं, हाँ, तो वो इतना डर गई कि यार मैं कैसे जवाब दूंगी अपनी सास को, ससुर को और घर वालों को कैसे बोलूंगी, वो मेरे को डांटेंगे। तो उसने पंखे से लटक लिया। लेकिन बाई चांस जब वो पंखे से लटकी हुई थी ना, तो सामने खिड़की से आस पड़ोस में किसी ने उसको देख लिया लटक रही है और उसको बचा लिया। मौत तक पहुंची वो, लेकिन मौत से फिर वापस आ गई, जिंदा बच गई। फिर उसकी सास ने भी उसका समझाया कि तू ऐसा क्यों कर रही थी, कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया। घर वालों ने भी ज़्यादा कुछ इशू बनाया नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, उस दिन के बाद से उस बहू को ये होने लग गया कि जब भी वो सोती ना रात में या घर में अकेली होती, तो उसको आवाज़ें आती दूसरी तरफ से, मतलब जो दुनिया हम देख नहीं पाते ना, उस दुनिया से आवाज़ें आती। वो उसको बुलाते कि तू रुक क्यों गई, तू हमारे पास है, हमें तेरी ज़रूरत है, इस तरीके से। और ये बात अपनी वो सास को भी बताते कि मुझे ऐसे ऐसे जो है आवाज़ें आती हैं। दिखाई नहीं देता था, सिर्फ आवाज़ें आती थी रात में सोते वक्त, अंधेरे में, दिन में भी जब भी वो अकेली होती थी। उसको मतलब इस तरीके की, जैसे बहुत से लोग उसको अपने पास में बुला रहे हैं, इस तरीके की आवाज़ें आती हैं। और एक पॉइंट के बाद वो बहू इतनी परेशान हो गई इन सब चीज़ों से कि उसने फिर वाकई में ही सुसाइड ही कर लिया फिर 15-20 दिन बाद। और इस बीच में वो सब आवाज़ें उसको सुनाई देती थी। लेकिन फिर जो सेकंड उसने सुसाइड किया, इस बार उसकी वाकई में फिर डेथ हो गई। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार एक दुनिया सच में है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उन लोगों को हम दिखाई देते हैं। और वो उस दिन मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि वो उस दुनिया को टच करके वापस आ गई थी, क्योंकि बच गई थी वो। अगर कुछ सेकंड्स और लेट हो जाते तो हो सकता है वो मर ही जाती, उसी दुनिया में पहुंच जाती। तो उसने टच करके वहां पे आया और उस दुनिया के लोगों ने उसको देख लिया। तो शायद वो किसी तरह से उन लोगों का कांटेक्ट हो गया होगा इसके साथ में, इसलिए वो बार बार उसको बुला रहे थे। तो मेरे ख्याल से तो यही रहा होगा इस स्टोरी में। तो ये स्टोरी थी सुनील पुरी। स्केरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अलग टाइप की स्टोरी लगती है। स्केरी है, अगर विजुअलाइज किया जाए तो बड़ी स्केरी। हाँ, जब मतलब उसके तो बेचारी के लिए स्केरी थी। हाँ, उसके लिए स्केरी थी। और गांव में होती है बहुत बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और अब जैसे चेंज है ना, एक पिछले यहाँ कहें कि जब से डिजिटल या सोशल एवोल्यूशन से बढ़कर हम कहें कि डिजिटल एवोल्यूशन आई, यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के रूप में लोगों ने मतलब जानना शुरू किया। ऐसे ही हम अब गांव की बात कर रहे थे, और गांव में भी लोग खुले, लोगों ने अपनी बातों को रखना शुरू किया। क्योंकि पहले जब कोई हॉरर बात होती थी ना, तो उनका एक लेवल होता था, पर्टिकुलर लेवल होता था। गांव के लोगों के बारे में लोग बात करते थे कि यार कोई अगर हॉन्टेड बात करे, यार ये तो गवार है, ये तो गांव का है इसलिए बात करता है। आपको गाँव से तो फिर बहुत ज्यादा बातों के किस्से आते होंगे, इसके बाद तो बहुत बड़े होंगे गाँव के किस्से। हमारे भी उसको गाँव के किस्से बड़े पसंद है। अगर आपको लगता है कि कोई याद आ रहा है ऐसा किस्सा तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर कोई और तो है ही है। हाँ नहीं, मैं चलो एक बहुत ही फेमस स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी। मेरे चैनल की बहुत ही फेमस और मुझे बहुत अच्छी ये स्टोरी लगती है, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे ना, ये मतलब बिल्कुल किसी फिल्म की स्टोरी की तरह थी, लेकिन ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो ये हिमाचल के एक गांव की स्टोरी थी, जो कि कई साल पहले मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजी थी। तो बेसिकली वहाँ पे पहाड़ों पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह तो इतना होता नहीं है। तो वहीं पर ही एक आदमी काम करा करता था शहर में। तो जब वो शाम को अपना घर आता था ना, तो आते आते उसको काफ़ी देर हो जाया करती थी, क्योंकि पैदल आना होता था जंगल के बीच से, पहाड़ों के बीच से। तो एक शाम क्या हुआ, और वो मैरिड था, उसके बच्चे भी थे घर में, उसके मम्मी पापा थे, उसकी वाइफ थी, बच्चे थे या नहीं थे आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसकी वाइफ थी, मैरिड था वो बंदा। तो एक दिन ऐसे ही रोज़ की तरह वो शाम के टाइम पे अपने घर आ रहा था, और बाई चांस की बात है कि उस दिन बारिश भी हो रही थी। तो हुआ क्या कि जब वो जंगल से आने लग गया ना अपने घर की तरफ, तो उसको जंगल में से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उस आवाज़ का पीछा करते हुए, मतलब उसको थोड़ा अजीब लगा कि भाई कौन औरत रो रही है, हो सकता है हमारे गांव की, आसपास के किसी गांव की कोई औरत हो, रास्ता भूल गई हो। तो वो उस आवाज़ का पीछा करते करते उस औरत के पास जाने लगा। अब पास गया ना, थोड़ा आगे गया जंगल में, तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है, लाल जोड़े में, और रो रही है। तो वो उसके पास जाने लगा उससे पूछने के लिए। लेकिन जब उस औरत ने देखा तो नहीं मुड़ के उसको, लेकिन उसको पता लग गया कि वो आदमी आ रहा है, तो वो उठी और आगे की तरफ बढ़ने लग गई, मतलब और अंदर गाँव, मतलब जंगल में की तरफ जाने लग गई।
तो वो आदमी भी उसके और पीछे पीछे जाने लग गया। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद वहाँ पहाड़ों में छोटी एक गुफा सी बनी हुई थी, वो औरत उस गुफा के अंदर चली गई, तो वो आदमी भी उस गुफा के अंदर चला गया। हालांकि ये चूंकि ये स्टोरी खुद उस आदमी ने अपने मुंह से बताई है, तो हो सकता है कुछ बातें उसने छुपाई भी हों, है ना, क्योंकि ऐसे तो किसी औरत के पीछे कोई आदमी जाएगा नहीं, हो सकता है उसका कुछ और ही इरादा हो। खैर जो भी है, जो इवेंट्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो उस औरत के साथ में गया गुफा के अंदर। तो जब वो अंदर पहुंचा ना, तो वो जो औरत इतनी सुंदर से लाल से जोड़े में थी, वो औरत अब अपने असली रूप में आ गई, वो चुड़ैल के रूप में। और जब उसने उस आदमी ने देखा कि अरे ये तो कोई चुड़ैल है, क्योंकि गांव देहात में तो ये किस्से बहुत फेमस होते हैं चुड़ैलों के, तो वो भागने की कोशिश करने लग गया, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था, उसके पैर जो है जमीन पे ही चिपक गए थे। उसके बाद वो जो औरत थी वो उसके छाती के ऊपर आके बैठ गई और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लग गई उस आदमी के साथ में। अब उस टाइम पे उस चुड़ैल ने कुछ ऐसा किया उसके साथ में कि वो चाह के भी उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था, और वो रात के टाइम पे उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती, और दिन में जब वो बाहर जाती ना, गुफा से बाहर जाते थे दिन में, किस लिए जाती थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिन में बाहर जाया करती थी। और जब भी वो बाहर जाती तो उसकी आंखों में कुछ एक ऐसा कुछ डाल देती थी जिससे उसको दिखाई देना बंद हो जाता था, तो वो बाहर नहीं निकल पाता था। तो अगले कई सालों तक ऐसा चलता रहा, अगले कई सालों तक उसने उसको अपना गुलाम बना के रखा, और इस बीच में उस चुड़ैल के साथ में उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए। तो बच्चे फिर ऐसे ही, ये रोज़ का ही हो गया था, सुबह जाती उसकी आंखों में दवाई डाल के अंधा हो जाता, फिर शाम को आती, फिर वापस से कोई ऐसी दवाई डालती जिससे कि उसको दिखना शुरू हो जाता, और फिर वो अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते, और फिर मतलब ऐसे ही चल रहे थे उनकी लाइफ। तो जब वो जो बच्चे पैदा हुए उसके उस चुड़ैल के साथ में, तो एक दिन जब 5-7 साल के थोड़े समझदार बच्चे हो गए, तो सुबह के टाइम पे जब वो चुड़ैल चली गई ना उसकी आंखों में अंधा करके उसको, तो उसने अपने बच्चों से बोला कि बच्चों, वो जो तुम्हारी माँ मेरी आंखों में दवाई डालती है, वो दवाई तुम मेरी आंखों में डाल दो। तो बच्चे तो मासूम ही होते हैं बेचारे, तो उन्होंने उसकी बात सुन के वो जो दवाई डाला करती थी शाम के टाइम पे आके, वो उसकी आंखों में डाल दी, और आंखों में डाली तो आंखों में डालते ही उसकी जो रोशनी वापस आ गई, उसको दिखाई देने लग गया, और दिखाई दिया तो वो उसी वक्त फिर उस गुफा से भागा, और भागते भागते कई किलोमीटर दूर अपने उस गांव में पहुंचा, अपने गांव में अपने घर पे पहुंचा। तो तब तक ऑब्वियसली बात है 5-7 साल का टाइम बीत चुका था, गांव के लोग, उसके घर के लोग सब ये मान ही चुके थे मर चुका है वो, तो किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया है, दाढ़ी भी उसकी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंच के उसने अपने माँ बाप से, बीवी को बताया कि भाई मैं वापस आ गया हूँ। तो सबको बहुत हैरानी हुई, पहले तो किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर सबको पता चला कि नहीं ये तो वही है। तो पूरे गांव में जो है ये बात फैली कि वो जो था खो गया था इतने साल पहले, वो वापस आ गया है। और जिस दिन वो आया ना शाम को वापस अपने घर पे, उस शाम के बाद से अगले कई हफ्तों तक रात के टाइम पे वो चुड़ैल उनके गांव के बाहर आती और उसको आवाज़ मारती, और वो आवाज़ ऐसी होती थी कि पूरे गांव में गूंजती थी वो आवाज़ कि तू कहाँ चला गया है, तेरे बच्चे तेरे को पूछ रहे हैं, मैं तेरी बीबी हूँ, तो मेरे पास आ, हम जो है तुमको याद करते हैं, तो वापस आ जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। तो इस तरह की वो आवाज़ें उसको मारती थी। और उस गांव का नाम मनसो करके कोई गांव था मेरे ख्याल से, हिमाचल प्रदेश में, और ये उस इलाके में इतनी फेमस स्टोरी है ना, एक तरह की कल्ट स्टोरी है। और ये सबसे पहले यूट्यूब पर मैं अपने चैनल पर लेकर आया था, और मुझे पर्सनली इतनी अच्छी स्टोरी लगी ना, लेकिन अब तो ये बहुत से चैनल्स ने कॉपी कर ली है स्टोरी, मतलब इसके तरह तरह के वर्जन बना दिए हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है ना वो ये वाली स्टोरी है, जो एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो ये इवेंट्स हुए थे। तो ये स्टोरी थी, जिसके बाद में मुझे ये भी पता लगा था कि भाई जो चुड़ैलें होती हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जैसा हम मतलब फिल्मों में और कहानियों में सुनते हैं कि लोगों को पकड़ के मार देती हैं, सिर्फ ऐसा भी नहीं होता, ये इस तरीके से भी काम करती हैं, ये बच्चे भी पैदा करती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करती हैं, ये सब चीज़ें भी करती हैं। अपने किस लिए करती हैं ये मुझे पक्के तौर पे तो नहीं पता, लेकिन मेरा मानना ये है कि हो सकता है ये बलि देने के लिए करती हों, कि जो औलादें पैदा होती हैं उनकी शायद बलि देने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये भी अपनी जो है एक वंशावली आगे बढ़ाना चाहती हों शायद इस वजह से भी, क्योंकि इस तरह की और भी मेरे पास कई स्टोरीज मेरे कई व्यूअर्स ने भेजी हैं जहाँ पे कि प्रॉपर चुड़ैलें
सेक्स करती हैं, और ना सिर्फ सेक्स करती हैं, बाकायदा बच्चे भी पैदा होते हैं उनके अपने विक्टिम के साथ में। तो इस तरीके से भी चुड़ैलें काम करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि बच्चों का वो क्या करती हैं या क्या पर्पस है, लेकिन व्यूवर से तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे कोई लाल जोड़े में मिले तो जंगल में, खासकर जंगल में भी नहीं, किसी पार्क में भी या किसी सुनसान रास्ते पर भी, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो सकता है उस जोड़े के पीछे कुछ और ही निकल जाए बाद में। सही बात है। तो प्रवीण भाई, इसका कंक्लूजन आपको कुछ पता है इस किस्से का, कि वो आदमी के साथ बाद में क्या हुआ, या फिर कुछ उसको, जैसे अब पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा देवताओं को माना जाता है, गुर जो होते हैं, और उसके बाद कुछ उनका कहते हैं ना कि साथ भी रहते हैं, तो किसका आपको कंक्लूजन पता लगा बाद में? नहीं, इसका कंक्लूजन यही था कि वो आदमी जिंदा रहा, फिर हाँ बुढ़ापे तक जिंदा रहा, वो बुढ़ापे में मरा था फिर वो जाके, और बुढ़ापे तक तो नहीं, लेकिन अगले काफ़ी टाइम तक वो चुड़ैल उनके गांव के बाहर आके आवाज़ें मारा करती थी, और ये बहुत ही फेमस हुई थी उस इलाके में स्टोरी। मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, मेरे को उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उस गांव का, लेकिन ये बहुत फेमस स्टोरी है हिमाचल की। तो प्रवीण भाई, आपका ना एक चैनल था हॉरर वर्ल्ड बाय प्रवीण, उसमें ना एक बड़ी खास बात थी, इस पर हालांकि बाद में बात करेंगे कि आप उस पर इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन आप उस पर कोई भी किस्सा नरेट करते थे ना, बाद में उस पर करते थे डिस्कशन, कि इसकी डिस्कशन क्या हो सकती है, इसमें क्या और हो सकता है, क्या है। तो अगर हम 5 मिनट इस पे भी डिस्कशन कर लें, ये किस्से पे भी, इस वाले पर्टिकुलर किस्से पे, कि अच्छा आप पर्सनली क्या इस पर फील करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि चुड़ैल के पास दवाई हो कोई, और लेट्स से कि वो आदमी गुफा में है, मतलब हम बिल्कुल लॉजिक पे जाते हैं, हालांकि चलो मैं खुद ये कहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि हॉरर में लॉजिक बिल्कुल, मतलब 100% लॉजिक ना ढूंढे, पर थोड़ा बहुत लॉजिक हम ढूंढने की बात करते हैं। अब आपने ये जैसे कहा कल्ट है, वो फ्रैंकली स्पीकिंग दत्त का था, है ना, इसमें जो लूप होल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर वो बंदा गुफा में रहा, ये माना जा सकता है, उसने इंटरकोर्स किया, ये भी माना जा सकता है, होता भी है। 2 चीजें हैं भाई, एक वो इंसान इतनी देर कुछ तो खाया पिया होगा जिससे वो जिंदा रह रहा होगा, प्लस जो दवाई वाली बात है वो थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि एक एंटिटी के पास दवाई बनाई, या फिर वो होती है ना कि बात चलते चलते बदलती जाती है, एक ने सुनी, दूसरे ने 2 और ऐड कर दी, तीसरे ने 2 और ऐड कर दी। तो आप थोड़ा सा इस पे अपना व्यू क्या देना चाहेंगे कि जब आपने ये किस्सा सुना तो आपकी क्या फीलिंग थी कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखो, सबसे पहले तो ये जो दवाई है, दवाई तो मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो दवाई ना होके हो सकता है किसी तरह का कोई पाउडर रहा हो, या कुछ इस तरह की कोई उसकी मैजिकल पावर उसमें कुछ रही हो, है ना, वो तो दवाई हम उसको बोल दे रहे हैं, क्या पता भगवान जाने वो एक्चुअल में क्या चीज़ रही हो, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि वो दिन में उसको दिखाई देना बंद हो जाता था, और जब वो शाम को आती थी तो उसको दिखाई देना शुरू हो जाता था। अब एक्चुअल पता है क्या, नॉर्मली जो माना जाता है मेरे हिसाब से, देखो मैं अपनी ओपिनियन बता सकता हूँ, नॉर्मली जो माना जाता है वो माना जाता है कि भाई औरत कोई मर जाती है बहुत दर्द में तड़प के तो वो चुड़ैल बन जाती है, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि चुड़ैलें वो नहीं होती। चुड़ैलें बिल्कुल एक अलग ही तरह की एंटिटीज़ होती हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस होते हैं, बेताल होते हैं, यक्ष होते हैं, एक अलग ही एंटिटीज़ होती हैं, उसी तरह चुड़ैलें भी एक अलग ही एंटिटीज़ होती हैं, और ये ज़्यादातर ना पहाड़ों की साइड में ही रहती हैं, और इनके ना प्रॉपर एक ग्रुप्स होते हैं, और ये रात में आपको ज़्यादातर लाल जोड़े में ही बाहर निकलती मिलेंगी। इनके जितने भी किस्से कहानियाँ होते हैं ये हमेशा लाल जोड़े में ही रहती हैं। लाल जोड़ा शायद इसलिए क्योंकि लाल जोड़े में ही जो है आदमी सबसे ज़्यादा औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, एक नई नवेली दुल्हन लाल जोड़ा चूड़े वगैरह पहना होता है तो कोई भी आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल से लाल जोड़े का। लेकिन चुड़ैलें जो होती हैं ये एक तरह की एक सेपरेट ही एंटिटी होती हैं मेरी ओपिनियन में तो। और एक स्टोरी और भेजी थी मेरे को किसी ने, जल्दी से बता देता हूँ छोटा सा, कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास प्रवीण भाई पूरा। कि उसमें भी मतलब चुड़ैलों की वैसे तो स्टोरीज काफ़ी हैं, लेकिन ये जो इनके रिचुअल्स होते हैं उसकी एक स्टोरी थी। जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं बहुत से, इनके साथ तो बहुत कुछ, हाँ, क्योंकि रातों में चलाते हैं पहाड़ों पे तो दिखाई देती हैं चीज़ें। और ये लाल साड़ी वाला तो बहुत कॉमन है यार, बहुत स्टोरीज में होता है लाल साड़ी तो। खैर, तो एक मेरे को स्टोरी भेजी थी, ये भी सॉरी मैं आपको ना इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटी सी चीज़ है। एक ना अपने भाई है यूट्यूबर है, अच्छा, वो ना अक्सर वैसे कहते रहते हैं
यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये मर्दों को औरतें ही क्यों दिखती हैं। ये एक वैसे बनी चीज़ है कि भाई इनको औरतें ही क्यों दिखती हैं हर बार। अगर कोई छाती पर चढ़ा है, वो चढ़ी है, किसी ने जैसे चुड़ैल है तो कहते हैं भाई, मतलब कहते हैं कि डर में भी ठरक नहीं भूलते। अब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ये बिल्कुल आपने सही बोला है सुनील। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कमेंट्स आते थे। एक ना स्टोरी में एक वीडियो डाला था मैंने इनक्यूबस और सक्यूबस का, कई साल पहले। इनक्यूबस होते हैं इस टाइप के प्रेत, इस टाइप की एंटिटीज, मेल एंटिटीज जो सिर्फ सेक्स करने के लिए ही फीमेल से जुड़ती हैं। और सक्यूबस ऐसी होती हैं एंटिटीज, फीमेल एंटिटीज जो सिर्फ सेक्स के लिए मेल से जुड़ती हैं। तो जब मैंने वो वीडियो डाला था ना, तो मेरे को कई कमेंट्स आए उसमें। लड़कों ने बोला कि भाई हमें सिर्फ सेक्स चाहिए, चाहे चुड़ैल ही मिल जाए। तो ये कहना पूरे तौर पे गलत भी नहीं होगा कि लोग बहुत डेस्परेट है आज की डेट में। चाहे उनको चुड़ैल मिल जाए, भूत मिल जाए, बस उनको किसी तरह जो है अपनी ठरक मिटाने का मौका मिल जाए। तो ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है बात। खैर, तो ये छोटा सा इंसिडेंट मेरे को भेजा था, शायद हिमाचल से ही भेजा था, हिमाचल से या पंजाब से, किसी पहाड़ी क्षेत्र से ही भेजा था किसी ने। तो इनकी दादी के साथ में ये हुआ था, नहीं नेपाल से भेजा था, नेपाल से। तो इसकी दादी ना दाई का काम करा करती थी। और पहले के ज़माने में तो ये हॉस्पिटल वगैरह कहाँ सब होते थे, हाँ, तो घर में डिलीवरीज होती थी, दाई हुआ करते थे गाँव में, मोहल्लों में, और उनको बुलाते थे। तो इसकी दाई के पास भी, अब चूंकि वो डिलीवरी करवाने का काम करती थी और डिलीवरी का कोई टाइम तो होता नहीं है, रात में दिन में किसी भी टाइम पे उनके पास में बुलावा आ जाता था। तो ऐसे ही एक रात इसकी दादी के पास में दूसरे गांव की कोई औरत आई कि मेरी बहू को जो है डिलीवरी होने वाली है, आप प्लीज़ मेरे साथ में चलो। तो इनका तो रोज़ का काम था, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में चल पड़ती हूँ। और इसके जो दादा थे, उनकी नई नई शादी हुई थी उन दिनों, तो इसके जो दादा थे वो भी घर पे ही थे उस टाइम पे। तो वैसे तो रोज ही जाती थी इसकी दादी, लेकिन बाई चांस की बात है उस दिन इसके दादा का थोड़ा सा माथा ठनका कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है। वही अंदर लेटे हुए थे और लेटे लेटे उन्होंने जो है बाहर से गेट पे वो औरत आई थी, अंदर लेटे लेटे वो बातें करते देख रहे थे उन दोनों को। और फिर बातें करी उन्होंने बाहर से ही, और बाहर से ही इसकी दादी ने आवाज़ लगाई, अंदर इसके दादा को बोला कि मैं जा रही हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लो, मैं आऊँगी थोड़ी देर में। तो उसके बाद वो चली तो गई, लेकिन इसके दादा को बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है दिक्कत। तो उसके दादा ने क्या किया, इसके दादा ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, वो भी इनके पीछे पीछे जाने लग गए। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो दोनों तो आगे जा रही थी, तो कुछ टाइम बाद वो जो उसकी दादी चल रही थी साथ साथ में, तो थोड़ी दूर तक तो उन्होंने बातें करी, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में इसने उस दूसरी औरत के पैर देखे। उसके पैरों पर नजर पड़ी तो उस औरत के पैर उल्टे थे। और जब पैर उल्टे थे तो इसको एकदम से समझ में आ गया कि यार ये तो औरत नहीं है, तो कुछ और ही चीज़ है। लेकिन इसके साथ इनकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा हो गया था कि चिल्ला नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी, कुछ इस तरह का इफेक्ट पड़ गया था। लेकिन वो दादा इनके पीछे पीछे थे। अब उन्होंने, उसके दादा ने देखा कि वो औरत अंदर पहाड़ों में एक गुफा में चली गई, और गुफा में जाके एक कुछ हवन टाइप चल रहा है, बीच में आग चल रही है, और एक तरफ वो चुड़ैल बैठी है, और तब वो अपने नॉर्मल औरत के रूप से हटके प्रॉपर एक चुड़ैल वाले रूप में 8-9 फीट लंबी चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी, और सामने इसकी दादी बैठी हुई थी। और लेकिन तब तक फिर थोड़ी देर बाद वो उनका, मेरे ख्याल से जो भी वो कर रहे थे रिचुअल वगैरह, वो उनका पूरा नहीं हो सका। उससे पहले ये बीच में आए और उसने दूर से ही उस चुड़ैल के सर पे पत्थर वत्थर फेंक के मारा, लेकिन वो भी झपटा झपटी हुई इनकी, लेकिन किसी तरह ये उसको हाथ पकड़ के अपनी दादी को वहाँ से उठाकर ले गए। फिर जब घर आए, फिर अगले दिन इन्होंने जो है आसपास में जो भी थे बाबा वाबा, उनसे पता करा कि भाई ये सब क्या हुआ था, ये कौन थी औरत। तो बाबा ने बताया कि असल में वो एक चुड़ैल थी, और वो इसको इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि ये इसकी जो आत्मा है ना, ये बहुत ही प्योर आत्मा है, और उसको कोई किसी तरह की सिद्धि चाहिए थी जिसमें उसको एक बहुत ही प्योर आत्मा की ज़रूरत थी बलि देने के लिए, क्योंकि इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाने वाली थी, और अगर तुम उस टाइम पे नहीं पहुंचते तो वो पक्का इसको मार जाती और इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती। और कहते हैं ना, जैसे मैंने बताया ना कि बुरी चीज़ें होती हैं बहुत सी जो हमारा नुकसान करना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से इसके दादा के साथ में या इनके घर में कोई ऐसी अच्छी चीज़ थी जिसने इसके दादा के दिल में ये इशारा किया कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो अकेला मत भेज।
नहीं तो वो तो रोज ही जाती थी, उसी दिन इसका दिमाग क्यों खटका। तो इसी तरह से ये अच्छी शक्तियां जो है ना इशारा करती हैं। और यहाँ से चुड़ैलों के बारे में थोड़ा सा पता लगता है कि इनके भी अपने रिचुअल्स होते हैं। वो रिचुअल कर रही थी, सक्सेसफुल नहीं हो सका, नहीं तो पता नहीं फिर और क्या शक्ति उसकी बढ़ जाती। अगर किस्सा पहाड़ी है तो फिर 90% चांस है कि देवता इनके होंगे जो इनका साथ दे रहे होंगे, इनके दादाजी का। क्योंकि आप तो अगर इंटरेस्ट लेते हैं, क्या होता है कि जब हम उस लाइन में पड़ जाते हैं ना तो हम कम ही सुनते हैं, फिर भी अगर आप पॉडकास्ट सुनते होंगे पहाड़ी देवता का काफ़ी वर्णन आता है कि देवताओं ने मदद की हमारी, है ना। देखो इस थ्योरी के ऊपर मेरा ये सोचना है सुनील भाई कि सिर्फ पहाड़ों पे ही नहीं, मेरे ख्याल से एक्चुअली पहाड़ों पे क्या है ना, पहाड़ों पे लोग आज भी गाँव में रहते हैं, वहाँ पे इस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है। गाँव में, यहाँ पे तो शहरों में दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, लोग इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के देवी देवता नहीं है। हर एक किसी ना किसी कुल से तो हम निकले ही हैं, और सभी के कुल देवी कुल देवता होते हैं। तो हमारे भी कुल देवी, मेरी भी कुल देवी हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो सभी अपने कुल देवी कुल देवताओं से सभी के होते हैं। पहाड़ों पे लोग थोड़ा ज़्यादा इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पे आज भी मतलब वही गांव में रहते हैं, तो एक तो प्रकृति भी ज़्यादा होने की वजह से उसका भी एक असर होता है। हाँ, और हालांकि मैंने सुना है पहाड़ों पे थोड़ा ज़्यादा रहता है इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी जैसे मैं बहुत पहले रहा करता था कि नोएडा में हम एक रहते थे, तो वहाँ पे एक पहाड़ी फैमिली थी, रौतेला थे शायद, रौतेला, पता नहीं क्या थे उनके, तो पहाड़ी फैमिली थी कोई, तो उनकी ना दुकान हुआ करती थी। नहीं, गढ़वाली थे वो, गढ़वाली, मतलब एक गढ़वाली होते हैं, कुमाऊनी होते हैं। हाँ। होते दोनों पहाड़ी हैं लेकिन अलग अलग एरियाज हैं। तो वो गढ़वाली थे, तो उनकी अच्छी दुकान चला करती थी, खूब अच्छा प्रॉफिट हो रहा था उनका। तो मेरे ख्याल से इस बात से शायद किसी ने चिढ़ के उनकी लड़की के ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया था। तो वो लड़की बहुत बहुत अच्छी लड़की थी, ज़्यादा उम्र तो नहीं थी उसकी, 13-14 साल की होगी वो लड़की। तो उस लड़की के साथ में ऐसा करवा दिया था ना कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छाले हो गए थे, मवाद भर गया था पूरी बॉडी में उस लड़की की, और उन्होंने हर तरह की अपने देवी देवताओं की कोशिश कर ली थी। खैर हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन हम सुनते थे बड़ों से बातें करते हुए कि आज ये पूजा हो रही है, आज वो वाली पूजा हो रही है। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो लड़की एंड में मरी गई, वो बच नहीं पाई थी वो लड़की। तो खैर उस टाइम पे तो ये सब चीज़ें इतना समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा सब याद करते हैं ना उन चीज़ों को, तो समझ में आता है कि भाई क्या हुआ होगा। तो 100% उनकी दुकान को लेकर ही कुछ ना कुछ किसी ने जलन के मारे ये सब चीज़ें करवाई होंगी। होता है, एक मेरे नॉन नहीं कह सकते, बस एक कम्युनिटी है, उनका कहना है कि मेरी शॉप थी पिज्ज़ा की, आप मान के चलो कि रोज़ के कुछ 200 से 300 ऑर्डर ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के। एक दिन सुबह दुकान खुलती है, उसके बिल्कुल दुकान के पास ही एक बकरे का सर मिलता है। कहते कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता, उस दिन मेरी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया। 200 से 300 पिज्जा बिकने वाला एक ग्राहक, मतलब इम्पॉसिबल। 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन फिर नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कुछ किया, उपाय वगैरह किया, ग्राहक आने शुरू हो गए। कुछ दिन बाद फिर वही एक बकरे का सर मिला, फिर ठप। तो आखिर में उनको दुकानें बंद करनी पड़ी। अब ये अचानक से किसी पर्सन के साथ ऐसा हो जाए तो क्या उस पर बीतेगी, और फिरती दुकान। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है ब्लैक मैजिक। और सुनील, ये तो चलो दुकान की बात थी, गाँव देहात में तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कर देते हैं कि किसी की भैंस ज़्यादा दूध दे रही है तो भैंस के ऊपर करवा देते हैं। भैंस के ऊपर मेरे ससुराल में है, उनकी पड़ोस में है, उनकी भैंसों के ऊपर कभी खून के छींटे लगे होते, कभी लाल रंग का टीका लगा होता, कभी कुछ। और जब भी ये होता, भैंस अच्छी भली दूध दे रही होती, एकदम से दूध देना बंद कर देती। इस टाइप की चीज़ें भी होती थी। तो और जैसे मैंने बताया ना अपने बारे में, जैसे मैं बता रहा था कि ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बताया, लेकिन मैंने अपना वेट का बताया। और जब ये चीज़ें मेरे साथ में होना शुरू हुई थी तो मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से फिर डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं ना, तो ये आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इफेक्ट करती हैं, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपकी फैमिली हो, आपके फाइनेंसेस हो, या कुछ भी हो।
आप हर तरीके से आपको डाउन कर देती हैं ये चीज़ें। और होने को तो सिर्फ एक क्रिया लगती है इनको करने में, लेकिन इनसे पीछा छुड़ाना ना इतना भारी हो जाता है कि बस पूछो मत, बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाना। चलो मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पर ये नौबत ना आए, लेकिन इसमें ना एक दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि एक ट्रस्ट होता है। जैसे अब ये चुड़ैल की बात चल रही थी तो उसमें ये देखा गया या उन्होंने देखा कि उसके जो पैर थे वो उल्टे थे। आप इस बात पर यकीन करते हैं कि इनके पैर उल्टे होते हैं? या कभी आप कभी चलो मैं ये नहीं कहता कि पर्सनल कभी आपने देखा हो, लेकिन कोई कभी आपने इतनी सालों में किसी बात का आपको इस चीज़ का लॉजिक लगा कि उल्टे होने का कारण क्या है, कि क्यों उल्टे होते हैं इनके पैर? नहीं, पहली बात तो ये रियल बात है कि पैर उल्टे होते हैं। ओके। क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी में नहीं, मुझे बहुत सी स्टोरीज में ऐसे लोगों से जिनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि रियल इनके वाकई में पैर उल्टे होते हैं। एक स्टोरी मेरे को मुंबई से भेजी थी, उसने कोई औरत बैठी हुई थी साथ में, उसके पैर उल्टे थे। मतलब ये होता है ऐसा। और खैर अभी तो यूट्यूब पॉडकास्ट वगैरह अभी चला है, लेकिन पुराने ज़माने में भी हम जब सुनते आते हैं कहानियाँ, तो ये उल्टे पैर वाली चीज़ें होती हैं। और ना सिर्फ इंडिया में, बहुत से ऐसे देश हैं और भी देश हैं, वहाँ पे भी उल्टे पैरों वाले शैतानों की कहानियाँ फेमस हैं। तो इसका रियल रीज़न ये हो सकता है कि मेरे ख्याल से कुदरत ने कुछ ऐसा कर रखा है कि भाई एक इंसान और एक प्रेत के बीच में डिफरेंस हो, उसके लिए उसकी नेचुरल फॉर्म में उसके पैर उल्टे हों। इस तरीका का शायद कुदरत ने कुछ कर रखा होगा। हालांकि वो चाहे तो अपने पैर सीधे कर सकते हैं, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस होते हैं, नेचुरल फॉर्म में होते हैं अपने, तो उनके पैर उल्टे होते हैं। ये फैक्ट है बिल्कुल। हालांकि फिल्मी लगती है बात सुनने में बिल्कुल कि भाई उल्टे पैर, ये तो फिल्मों में सुनता है, लेकिन ये रियल है। और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, लॉजिकल तरीके से भी सोचा है। और एक दो किस्से होते तो हो सकता है मैं भी ये बोल देता कि नहीं ये तो सिर्फ सुनाई बातें हैं, लेकिन एक दो किस्से नहीं है, सैकड़ों कहानियां हैं जहाँ पे उल्टे पैर वाले लोग देखे जाते हैं, और ये सच है, उल्टे पैर होते हैं। प्रवीण भाई, अब हम जा रहे हैं इस पॉडकास्ट के कंक्लूजन पर, अंत की ओर। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं। पहली कि मैंने आपका धन्यवाद किया कि आप आए, लेकिन मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब वैसे आपको कारण पूछ लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि देखो अभी यूट्यूब के फील्ड से हम, तो अभी मैं यूट्यूब पर अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि व्यूअर्स को बोर ना किया जाए, कुछ अलग साथ में रहना चाहिए। दरअसल मेरे आपको धन्यवाद कहने का कारण ये था कि मैं बस इंतज़ार कर रहा था आपके साथ पॉडकास्ट का। अच्छा। और कुछ प्लानिंग थी जो मैं डिले कर कर बैठा हुआ था। अब मैंने अपने एपिसोड्स में लास्ट में कहना शुरू किया कि कुछ नया हो रहा है अप्रैल को। अच्छा। तो वो क्या है, कुछ हिंट दे रहे हैं, अभी वो सही नहीं है। लेकिन उस चीज़ के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, अब और जो भी आपका एंडिएवर है, मेरी उसमें बेस्ट नहीं, मैं उसको रिवील भी करूंगा। अच्छा। अब क्या होता है कि जो मेरे चैनल है ना, उसमें क्या होता है कि डेली स्टोरी आती है, अच्छा, वीकली पॉडकास्ट आता है। तो अच्छा। मोटी मोटी 26 स्टोरीज होगी, 4 पॉडकास्ट हो गए। अप्रैल में मैंने इनिशिएटिव लिया है कि मैं 10 पॉडकास्ट करूंगा। अच्छा। यानी कि हर तीसरे दिन एक पॉडकास्ट, और शुरुआत आपसे होगी। जस्ट मैं वेट कर रहा था। चलो बहुत अच्छी बात है सुनील। जब प्रवीण भाई का के साथ पॉडकास्ट होगा तब से शुरुआत करेंगे, और मैं इस चीज़ को डिले करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं शुरुआत आपसे करना चाहता था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे वियर्ड भी हैं जिसको देखेंगे। अभी सबसे पहला जो था क्वेश्चन, वो उसको लेकर ही था, वैम्पायर वाले को। तो एक व्यू लिखते हैं कि प्रवीण भाई आप थोड़ा सा अगर रिसर्च करें, मैं आपको अभी ये ना सारा है उसमें राइटिंग में, बट मैं इसको कैजुअल इसलिए कर रहा हूँ कि पढ़ेंगे टाइम लगेगा। वो कह रहा है कि एक ऐसी डिजीज होती है जिसको रेनेफील्ड कहते हैं। रेनेफील्ड डिजीज होती है जिसमें एक इंसान जो होता है वो खून पीता है। तो आपका क्या इसमें टेक है कि जो, अब ये तो हो गया कि एक थेटिकल चीज़ है कि रेनेफील्ड डिजीज़ है, इंसान खून पीता है, हमने सुन लिया। आपकी उसके साथ बात भी होती है, आपने उसको देखा भी है एज पर योर क्लेम। तो आपको सच में महसूस होता था, क्योंकि कुछ इंसानों की हाव भाव शक्ल भी ऐसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सुनील। सबसे पहले देखो, बाई चांस की बात है, आज 16 तारीख है, 16 मार्च, और कल ही मैंने जो है वैम्पायर का अपने चैनल के लिए एक वीडियो शूट करा है। अभी मैंने डाला नहीं है, मैं एडिटिंग करूँगा घर जाके, तो एक दो दिन में मैं उस वीडियो को भी डाल दूँगा। तो उस वीडियो में मैंने वैम्पायर्स के बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं। देखो, अब मेडिकल साइंस में अगर आप जाओगे ना सुनील,
तो मेडिकल साइंस के पास तो हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई बीमारी का नाम है उसमें तो। सही बात है। ठीक है, अगर आप किसी को कोई पजेस हो रहा है, 2 आवाज़ें निकाल रहा है, तो उसके लिए भी कोई बीमारी का नाम आ जाएगा उसमें। कोई ऐसा है जिसको कि दिखाई दे रही हैं चीज़ें, उसके लिए भी कोई ना कोई बीमारी का नाम आ ही जाएगा। तो मुझे पता है खून पीने की भी एक बीमारी होती है, लेकिन यार खून पीने की ही ऐसे कौन सी बीमारी आ गई? मतलब दूध क्यों नहीं पी रहा आदमी, पानी क्यों नहीं पी रहा, खून पीने की ऐसी कौन सी बीमारी आ गई? क्या होता है कि एक तरह का डिसऑर्डर होता है ना प्रवीण भाई, जैसे कुछ लोग। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जस्ट बिकॉज मेडिकल साइंस ने उसको एक बीमारी का नाम दे रखा है, इसका मतलब वो एक ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बीमारी हो। दैट माइट बी और हाँ। और खैर उस लड़की के बारे में और बताऊं तो ये तो उसका एक एस्पेक्ट था उसकी लाइफ का कि वो खून पीना उसको पसंद था। उसके अलावा उसके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल, मतलब वो मेरे को बताया करती थी अपने बारे में कि एक तो जब वो फ़ोटो भेजती थी ना अपनी, तो उसकी फ़ोटो में, बाकी तो डस्की कलर था उसका लड़की का, उसकी फ़ोटो में कुछ एक अलग चीज़ें थी। एक तो हल्के से उसके दांत निकले हुए थे, ये वाले हल्के से, वैम्पायर जैसे। हाँ वैम्पायर जैसे, जो फिर भी एक कॉमन होता है। हाँ होता है, बहुत से लोगों के होते हैं। ठीक है, उससे कोई वैम्पायर नहीं होता। लेकिन पता है क्या, उसकी आँखों में आप अगर देखोगे ना तो उसकी आंखें बहुत अलग थी। उसकी आंखों में देखने से ही, जब मैं देखता था ना कुछ सेकंड्स में, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मतलब डर वाली फीलिंग आती थी उसकी सिर्फ आंखें देखने से। और उसके अंदर इस तरीके की सुपर पावर्स थी, मतलब मैं सुपर पावर्स ही बोलूँगा कि क्योंकि सबके पास में नहीं होती, कि वो सिर्फ फोटो देखकर सामने वाले के बारे में जान लेती थी, उसके बारे में बता देती थी। मतलब मुझे नहीं पता इसका भी 100% आई एम श्योर कोई मेडिकल साइंस में कोई ना कोई नाम होगा इसके बारे में भी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था। तो मैं क्या करता था, मेरे पास में जो उस दिनों स्टोरीज आती थी ना व्यूवर्स की, तो मैं उनकी फ़ोटो उसको भेजता था कि ये बताओ कि ये स्टोरी सच है या झूठ है। तो मेरे को बता देते थे कि नहीं ये सच बोल रहा है, कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो इस टाइप की मतलब ऐसी भी शक्तियाँ थी उस लड़की के पास में। और वो मेरे को ये बताती थी कि जब मेरे को गुस्सा आता है ना, तो उसने एक बार बताया था कि उसका कोई कॉलेज में थी वो लड़की, तो उसके किसी प्रोफेसर ने या टीचर ने उसके ऊपर गुस्सा किया था, तो वो सिर्फ अपने थॉट से सामने वाले के दिल को ही मरोड़ देती थी, सिर्फ अपने थॉट से। हाँ, सामने वाले को हार्ट अटैक तक ला सकती थी वो सिर्फ अपने थॉट से। तो और वो अपने बताती थी, मुझे नहीं पता ये बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ी सी उसकी प्राइवेसी रिवील हो जाएगी, लेकिन खैर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं इतना ही बताऊंगा कि उसकी एक बहन थी, सगी बहन। तो कई बार क्या होता था, वो बताती थी कि जब उसको कई दिनों तक खून नहीं मिलता था ना, और उससे रहा नहीं जाता था, तो कई बार वो अपनी बहन के हाथ में काट लेती थी खून पीने के लिए। हाँ, अब होता क्या ना, हम नॉर्मल इंसान किसी को काटें तो खून निकालने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। काटने के खून इतनी आसानी से नहीं निकलता स्किन काटने पे। लेकिन वो कहते थे कि एक तो मैं आसानी से किसी का भी खून निकाल सकती हूँ, और दूसरा कि जहाँ पे भी जख्म होता था ना काटने का, वो जख्म इतनी जल्दी भर जाता था और इस तरीके से भरता था कि उसको कभी कोई काटा ही ना गया हो। मान लो कोई कुत्ता भी काट ले गया, हम भी किसी के दांत गाड़ के उसका खून निकालेंगे तो जख्म बन जाएगा और उसका निशान रहेगा प्रॉपर स्किन के ऊपर। लेकिन वो निशान नहीं रहते थे उसके स्किन के ऊपर, जैसे कि कभी कुछ उसको हुआ ही ना हो। तो ऐसी बहुत सी बातें वो बताती थी लड़की, जिससे कि मुझे तो अब सबसे पहले तो देखो, अगर आपको ये मानना है कि वो लड़की इसकी वैम्पायर थी या ना थी, तो उसके लिए पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप वैम्पायर्स को मानते भी हो या नहीं मानते हो। अगर आपका मानना है कि वो होते ही नहीं है, तो फिर तो भाई सभी कुछ झूठ है, फिर तो हाँ, फिर तो कुछ बात ही नहीं। लेकिन आपका मानना है कि इस तरह की एंटिटीज होती हैं, जो कि मेरा मानना है होती हैं, क्योंकि वैम्पायर्स के किस्से सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सुनने को मिलते हैं। तो अगर आप मानते हो तो भाई उसके अंदर वो सारे लक्षण हैं उस लड़की के अंदर, जो कि एक ट्रेडिशनल वैम्पायर के बारे में हम सुनते हैं। वो बताती थी कोलकाता में तो गर्मी होती है, लेकिन वो बताती थी कि मैं धूप को अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जलने लगती है धूप में। हाँ, मेरे को बहुत सारा वो लगाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन, धूप में निकलने से पहले। और मतलब काफ़ी सारी बातें वो बताती थी। और कई महीने तक मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन फिर उसने एक दिन अचानक से ही बात करना बंद कर दिया। भगवान जाने ऐसा क्या हुआ था। अच्छी भली नॉर्मल बातें होती थी। और मैं उन दिनों बाहर रहता था रेंट पे, मेरी नई जॉब लगी थी, तो घर जाने से पहले सारी उसकी मैसेज वगैरह मैं डिलीट मार देता था।
तो ये सब था। तो मेरी ओपिनियन में तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि वो प्रॉपर एक वैम्पायर थी। मैंने आपसे पूछा ना कि आपका व्यू, कि आप उसके फर्स्ट हैंड आपका कांटेक्ट था उसके साथ, और वो एक्चुअली पता है चाहती क्या थी, वो ये चाहती थी कि मैं उसके लिए पता करूं कि वैम्पायर्स कहाँ रहते हैं, जिससे कि वो उनसे जुड़ सके, उनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सके। उसको मेरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं था, बस उसको ये लगता था कि मेरे से हो सकता है इस तरह के लोगों का कांटेक्ट हो जिससे कि वो उनसे जुड़ सके, वो इसलिए मेरे से बात करती थी। तो या तो शायद उसको ये लगा होगा कि भाई मेरे पास ऐसा कोई नहीं है तो उसने बात बंद कर दिया, या फिर जो मुझे लगता है कि क्या हुआ होगा, उसको ये लगा होगा कि मैं उसके बारे में कहीं आगे किसी को ना बता दूं, या ज़्यादा जान रहे हैं। हाँ ज़्यादा जान रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। मैं पूछता भी क्यों, क्यों नहीं बताना, क्या डर है इसमें? तो वो बोलती थी कि आपको ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन हम लोगों की जान के पीछे बहुत से लोग पड़े होते हैं, हमको मारने को तुले होते हैं वो लोग। सीक्रेट सोसाइटी, हाँ सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं जो कि हमको मारना चाहते हैं। तो इस वजह से मेरे बारे में कभी किसी को बताना मत। और तो मैंने भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं है उसके बारे में, हालांकि मुझे जितना पता था वो मैंने बताया। नाम मेरे को खुद भी याद नहीं है उस लड़की का क्या नाम था, और हो सकता है शायद आज की डेट में वो सामने भी आया तो भी मैं पहचान ना पाऊँ, क्योंकि कई साल पहले की बात हो चुकी है। ऐसे कनेक्शन से दूर के। तो यही है। अब अगला एक क्वेश्चन था कि ये किसी फीमेल आपकी फैन का, कि भाभी से इतना डर क्यों? भाभी से इतना डर क्यों? इसका मतलब था कि इतना पुराना चैनल और अभी तक आप इतना फेस की क्या वीडियोस नहीं लेकर आते, तो ये बात बिल्कुल इस चीज़ की ओर इशारा करती है कि जो डंडा है पीछे काफ़ी सख्त है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में फेस कैम लेकर आने की, लेकिन एक्चुअली एक तो थोड़ा सा कन्वीनियंट ज़्यादा रहता है ऑडियो स्टोरीज़ लेकर आना, तो ऑडियो स्टोरीज़ में इस वजह से ज़्यादा लेकर आता हूँ। और अभी मैं जैसे मैंने कल वैम्पायर वाला वीडियो शूट करा है, तो अभी मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ जिसपे कि मैं सिर्फ फेस कैम ही लेकर आऊँगा। जो पुराना मेरा चैनल था प्रवीण हॉरर वर्ल्ड, वो ख़त्म हो चुका है, उस पर मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो फेस कैम्स के लिए मैं एक नया ही चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, और उस पर मैं रेगुलर फेस कैम वाले वीडियो लेकर आता रहूँगा। और हालांकि आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, खैर वो एक अलग बात है। तो एक मेरे बड़े लोयल व्यूअर हैं, उनकी एक उनका टेक है कि भाई आप ना एक अपने आप को इल्ज़ाम से फ्री कर दीजिए, मेरे बारे में कहते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो मिलती जुलती होती हैं, या कई बार कुछ व्यूअर्स आकर कह देते हैं कि भाई ये स्टोरी तो फला चैनल से आपने कॉपी की है, तो वो कहते थे कि भाई एक बार ना प्रवीण भाई से ना आप अप्रूवल ले लेना कि भाई जो स्टोरीज है ये आपकी होती है कि नहीं होती, और अगर आप सच में उनसे स्टोरीज लेते भी हैं तो क्या आप उनसे पहले अप्रूवल लेते हैं। अब इस पे मैं जो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई अगर किसी पर्सन ने मुझे स्टोरी भेजी है तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड यूट्यूब में जाके कि वो स्टोरी पहले भी किसी ने नरेट की है या नहीं की है, कि मैं ढूंढना शुरू करूँ फिर करूँ। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि मैं स्टोरी सुनता हूँ, और मेरा जो अब लोगों को लगता है कि रॉ में ही हमने सुनी, रॉ में ही हमने बोल दी, लेकिन नहीं, उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। मेरा 90% होता है मैं उसको फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ कि आज इंसान प्रेजेंट में और अपनी पुरानी याद को याद करेगा। कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में कुछ व्यूअर्स का बोलना है कि भाई ये प्रवीण भाई की कॉपी है। अब जो ये व्यूअर है ये कहना चाहते हैं कि भाई आप एक बार अप्रूवल ले लो यहाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है भी है तो आप एक बार क्लियर कर दो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने शुरू किया था यूट्यूब चैनल, क्या आपको भी इस तरीके की समस्या से रूबरू होना पड़ता था कि भाई ये दूसरे चैनल की है, ये फिर तीसरे चैनल की? एक्चुअली पता है सुनील, होता क्या है, जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं किसी चैनल की कोई स्टोरी नहीं सुनता। मैंने किसी दूसरे चैनल की आज तक कोई भी स्टोरी नहीं सुनता। मैं भी नहीं, टाइम भी नहीं होता। हालांकि मैं स्टोरी सुनता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश स्टोरी सुनता हूँ। मैं हिंदी स्टोरीज कभी सुनता ही नहीं हूँ। लेकिन पता होता है क्या, जब व्यूवर्स अपनी स्टोरीज भेजते हैं ना, तो कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत सभी ने चैनल्स अपने व्हाट्सएप के नंबर्स दे रखे होते हैं, ईमेल शेयर कर रखी होती हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स दे रखे होते हैं बहुत से चैनल्स ने, तो वो अपनी एक स्टोरी को कई चैनल्स पर भेज देते हैं। तो कोई चैनल हो सकता है वो उस स्टोरी को पहले डाल दे, कोई उसको 10 दिन बाद डाल दे, तो जो 10 दिन बाद सुन रहा है उस स्टोरी को, उसको तो ये लगेगा यार वहाँ से कॉपी हुई है, लेकिन असल में वो कॉपी नहीं हुई होती है, वो उस भेजने वाले बंदे ने ही मल्टीपल चैनल्स को भेज रखी होती है।
जैसे मैंने 1 साल पहले एक स्टोरी डाली थी अपने चैनल पे, ब्लैक मैजिक की थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, किसी मुंबई से किसी लड़की ने भेजी थी। वो बाई चांस की बात है कि वो प्रिंस ने भी अपने चैनल पे डाली हुई थी। हालांकि प्रिंस ने वो वीडियो बाद में डाला था, तो मेरे कई व्यूवर्स के मैसेज आया कि भाई प्रिंस आपकी स्टोरी कॉपी कर रहा है। तो मैंने उनको ये समझाया कि यार ये कॉपी नहीं होता है, मल्टीपल चैनल्स पे भेज देते हैं, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक ना स्टोरी थी, वो मेरे फ्रेंड के मामा जी के साथ इंसिडेंट हुआ, जो लोकल है, जिनको मैंने देखा भी है, सब कुछ हुआ। अब मैं डेट टू डेट बात करूंगा इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए कि आपको भी इसका जवाब मिल जाए। 2009 से इंसिडेंट शुरू हुए, 2013 तक इंसिडेंट चले, और 2017 में उस फ्रेंड मुझे जाकर पता लगा कि कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं। फिर उसने मुझे कहा कि भाई जब भी आप पॉडकास्ट में किसी जाओगे नरेट करना। मुझे एक व्यूअर ने लिखा कि ये स्टोरी तो अक्षय वशिष्ठ भाई ने सुनाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरे घर में चीज हुई है वो भाई ने सुना दी, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अक्षय वशिष्ठ भाई को सुना दी। मुझे कोई चीज का दुख नहीं है। तो क्या होता है कि ये समंदर है, कई स्टोरीज मिलती जुलती होती हैं उस चीज को लेकर। अब कई कहते हैं कि भाई ये चैनल पे आपकी स्टोरी कोई सुना रहा है, जो आपने सुनाई तो सुनाने दो भाई। अगर उसको व्यूअर को उनके सुनाने का तरीका अच्छा लगेगा तो वो उसको सुन लेंगे, मेरा लगेगा तो मेरे को सुन लेंगे। तो क्या है कि जो मेरी लोयल ऑडियंस है ना, वो इस चीज का काफी एतराज करते हैं कि भाई कोई आपके चैनल पर आके ये क्यों बोल रहा है कि ये स्टोरी कॉपी की है, आपने अपनी मेहनत से बोली। तो ऐसा कुछ नहीं होता, समंदर है, कहाँ से क्या स्टोरीज करते हैं, कॉपी भी करते हैं लोग, कॉपी भी करते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं। बात यह है ना कि अगर उस पर्सन ने स्टोरी कॉपी की है और उसकी स्टोरी चल रही है तो फिर उसकी कैपेबिलिटी है। जैसे मैंने वो पहाड़ों वाली स्टोरी सुनाई, वो फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेक करी थी वो स्टोरी। उस तरह की और भी स्टोरीज मैंने कई फर्स्ट टाइम ब्रेक करी हैं। अब उनके इतने वर्जन्स बन चुके हैं मार्केट के अंदर। हाँ, तो कॉपी भी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इतना कुछ। हाँ, अब एक मंजरी डैन की थी स्टोरी, तो मैंने एक बुक खरीदी थी, मैंने मंजरी डैन की स्टोरी पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने वो स्टोरी अपने चैनल पर नरेट की, तब बड़े इनिशियल स्टेज पे था चैनल। अब मैं सोच रहा था कि भाई ये जो स्टोरी है मैंने अपने चैनल पे सुनी, किसी और चैनल पे है नहीं। जब मैंने सूरज भाई को इनवाइट किया ना, तो मैंने उनके चैनल को गो थ्रू किया, तो आज से वो 4 साल पहले सुना चुके हैं। बिल्कुल। अब बताओ, वो बुक भी मैंने पढ़ी है, उसका क्या कर सकते हैं। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ परवीन भाई कि आपको यहाँ पर आना वर्थ इट लगा होगा। नहीं, बहुत मज़ा आया सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी आपके पास टाइम होगा निकालेंगे तो जरूर आएंगे जल्दी। बिल्कुल, इंतजार रहेगा आपसे जल्दी मिलने का। इसी के साथ आज का जो सेशन है ख़त्म करते हैं। वैसे तो छोटा मुँह बड़ी बात, परवीन भाई का चैनल का आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, जो टाइटल है वहाँ पर आपको इनका हैंडल मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब तो आपने वैसे किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगे हाथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे वादा है कि भाई प्रवीण भाई को जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए तो इस वीडियो में पूरा प्यार चाहिए आपका। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, साथ के साथ ही पार्ट 2 जरूर लिखिए अगर हम चाहते हैं कि भाई के साथ पार्ट 2 है। अगर वर्ड को हटा देना सही रहेगा, क्योंकि वो तो आप कहेंगे। जल्दी मिलेंगे प्रवीण भाई से भी, लेकिन जो सिलसिला मैंने कहा शुरू हुआ, क्या प्रवीण भाई से सिलसिला इस महीने शुरू हुआ है अप्रैल का, कि हर तीसरे दिन पॉडकास्ट आएगा नए गेस्ट के साथ। तो इंतज़ार कीजिए नए गेस्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।